हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो कि है आपका पावर शेयरिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आपकी किताब में क्या दी हुई है, एक स्टोरी दी हुई है बेल्जियम की। तो देखते हैं स्टोरी में क्या क्या है। स्मॉल कंट्री है यूरोप का, पॉपुलेशन 1 करोड़। बॉर्डर के आसपास कौन कौन कंट्रीज हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो देखिए 59% जो लोग हैं फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं और बोल क्या रहे हैं वो डच लैंग्वेज। 40% जो पॉपुलेशन है वालानिया रीजन में रह रही है, उनका लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच। तो ये कितना हो गया 99%। 1% बेल्जियन है और क्या बोल रहे हैं, जर्मन। ठीक है, कैपिटल जो उनका है ब्रुसेल्स, वहां 80% जो पॉपुलेशन है वो क्या बोल रही है, फ्रेंच, और 20% डच बोल रही है। अब समझिए, ये देखिए ये डाटा को, डच कैपिटल में बहुत कम है और फ्रेंच कैपिटल में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये डाटा देख रहे हैं, यानी कैपिटल में फ्रेंच ज़्यादा हो गए और डच वाले क्या हो गए हैं, कम हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं स्टोरी में। माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी है, यानी कहीं ना कहीं उनके मुकाबले, डच के मुकाबले क्या है, फ्रेंच कम्युनिटी कम है, लेकिन वो क्या है, रिचर है, पावरफुल है, ऊपर से कैपिटल में वो ज़्यादा है। ठीक है, डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उन्हें जो बेनिफिट मिला वो, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बोल सकते हैं, एजुकेशन वगैरह, वो सब बहुत लेट में मिला। नॉर्मल सा भी सेंस पकड़िए आप, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बिहार में हूँ, बिहार में भी देखेंगे तो अधिकतर जो सर्विसेज हैं, चाहे एजुकेशन देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, सब आपको कहाँ मिलेंगे, कैपिटल में। और बाद बाकी एरियाज में जाइएगा तो वो कुछ पटना के हिसाब से देखा जाए, कंपेयर करके देखिए आप, पटना के हिसाब से क्या है, वो ज़्यादा मतलब डेवलप्ड नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी वही तरीका है, वही हालत है। ठीक है, अब क्या है, टेंशन स्टार्टेड बिटवीन डच एंड फ्रेंच। डच क्या है, पूरे कंट्री में देखा जाए, कंट्री लेवल पे देखा जाए तो डच मेजोरिटी में है, और सिर्फ कैपिटल में देखा जाए तो फ्रेंच मेजोरिटी में है। ठीक है, और कैपिटल में डच वाले क्या है, कम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसलिए टेंशन शुरू हो गई है कि हम पूरे ओवरऑल कंट्री में क्या है, मेजोरिटी में है, और हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप सिर्फ कैपिटल में मेजोरिटी में है तो आप डेवलप्ड हैं, रिच हैं, सारी चीजें, सारी जो फैसिलिटीज हैं वो आपके पास है। ठीक है, इसके वजह से दो कम्युनिटी में टेंशन शुरू हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी जो दी हुई है, श्रीलंका की स्टोरी दी हुई है। ये क्या है, एक आइलैंड नेशन है, पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़, 1 सेकेंड, और फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, फर्स्ट है सिंघाला स्पीकर, 74% की पॉपुलेशन है इनकी। ठीक है, और ये अधिकतर कौन है, बुद्धिस्ट है। तमिल स्पीकर्स जो हैं वो है 18% की पॉपुलेशन है, ये हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। ठीक है, अब इसमें दो डिवाइडेशन है। फर्स्ट है श्रीलंकन तमिल जो है वो 13% है, इंडियन तमिल जो है वो 5%। इंडियन तमिल्स वही हो गए जो कॉलोनियल पीरियड में वहां पे एज अ प्लांटेशन वर्कर या काम करने के लिए गए थे, वो सारी पॉपुलेशन हो गई। ये तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री है। ठीक है, 7%, यानी ये दोनों की बात हो रही है, तमिल्स में भी और सिंघाला में भी। टोटल मिला के 7% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस की है। ठीक है, टोटल आप काउंट करोगे तो हो ही जाएगा 100%। ठीक है, अब मेजोरिटी जो श्रीलंका में चल रही है, यानी जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, उसके फेवर्ड में कुछ पॉलिसीज जा रही हैं। यहाँ पे हमने देख लिया है मेजोरिटी में कौन है, सिंघाला स्पीकर्स है, और वो हैं क्या, मोस्टली बुद्धिस्ट है। अब उनको देखते हैं। Democratically elected government adopted series of majoritarian policy measures to establish सिंघाला supremacy, यानी इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनानी शुरू की जो किसको सपोर्ट कर रही हैं, सिंघाला को। अच्छा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, पीपल नहीं सिलेक्ट किया होगा, लेकिन जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो लोग तो अपने ही मेंबर्स को जिताएंगे, तो उन्होंने तो जिताया है सिंघाला को, तो ये उन्हीं उसी कम्युनिटी का क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसी कम्युनिटी का क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या क्या किया है उन्होंने वो देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंघाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। जैसे हमारे कंट्री में देख लीजिए, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगी, सिंघाला। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंघाला एप्लीकेंट्स, चाहे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशंस लेने हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में देखा जाए, सब जगह पे उनको क्या दिया जा रहा है, प्रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसमें क्या किया गया है, उन्होंने बोला है कि हम प्रोटेक्ट और फोस्टर करेंगे बुद्धिज्म को। आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन किनकी है,
सिंघाला स्पीकर्स के, और वो हैं क्या, बुद्धिस्ट हैं। तो वो फोस्टर किसे करना चाह रहे हैं, बढ़ाना किसे चाह रहे हैं, बुद्धिज्म को। ठीक है, चलिए अब फिर क्या है, मान लीजिए इनका चेहरा थोड़ा उदास हो गया है, तमिल से ये बोल रहे हैं हम कहाँ जाए भैया। ठीक है, यानी एलिनेशन का फीलिंग आ रहा है, यानी साइडवेज हो गए हैं ये, इनके बारे में कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है। ठीक है ना, इस कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, कल्चर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या बनाना शुरू किया, पार्टीज बनाई और स्ट्रगल करना शुरू किया। लेकिन इनका नीड क्या है, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि तमिल को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए। रीजनल ऑटोनॉमी, ये दो एरियाज में, श्रीलंका के एरिया देखेंगे तो दो एरियाज में इनकी डोमिनेंसी है, यानी इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे इन्हें रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए एजुकेशन में, जॉब्स में। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ सिंघाला जो स्पीकर्स है उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे, या जॉब्स लगेगी तो उन्हीं के बच्चों को जॉब्स लगे। ठीक है ना, हमारे बच्चों को भी प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए और जॉब्स मिलनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी डिमांड्स है। ठीक है, बाय द 1980s पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। अब ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये चीजें मांगी जा रही है, बार बार डिमांड रखा जा रहा है, आप मान नहीं रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है ना, कोई कम्युनिटी है आपसे कुछ डिमांड कर रही है, आपको सुनना चाहिए, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन आप पावर शेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए इनका डिमांड क्या हो गया, अब सीधा हमें तमिल स्टेट चाहिए। ठीक है, जब बातें नहीं सुनी जाएगी तो फिर आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि तमिल स्टेट चाहिए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। ठीक है, और बाद में क्या हो गया, सिविल वॉर में चेंज हो गया। ठीक है, और 2009 में क्या हुआ, ये एंड हुआ। ठीक है, यानी अब एक हमने स्टोरी सुन ली बेल्जियम की, दूसरी सुन ली है श्रीलंका की। अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने क्या किया। ठीक है ना, उन चीजों को एंड करने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया, ये मॉडल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कैसे उन चीजों को सही किया, उसके बेसिस पे ये मॉडल बनाया गया है। ठीक है ना, उन्होंने मॉडल बना के सारी चीजों को सही किया है। ठीक है, देखिए बिटवीन 1970 से 73 यानी 3 ईयर्स में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया है। ठीक है, अमेंडमेंट में क्या सारी चीजें रही, क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए वो देखते हैं। नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। अब याद कीजिए डच क्या है, मेजॉरिटी में इन कंपैरिजन टू फ्रेंच, ये माइनॉरिटी में है। ये बस कहां पे, कैपिटल में मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी में तो है लेकिन कहां है, कैपिटल में। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी में है, ये माइनॉरिटी में है, फिर भी क्या बात हो रही है कि इक्वल होगा, जो मिनिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, कहां, सेंट्रल गवर्नमेंट में। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी कि आपने स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया, पावर शेयर किया। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया है, पावर शेयर किया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट का मतलब ऐसा नहीं कि आप हमारे नीचे रहेंगे। ठीक है ना, आप हमारे सबऑर्डिनेट है। ठीक है, आपकी मतलब एक वो बोलते हैं ना कि जैसे हमारे कंट्री में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने लिस्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने लिस्ट है। आपको कुछ चीजें दी गई हैं, आप उस पर लॉस बना सकते हैं, हमारे पास जो चीजें हैं उस पर हम लॉस बनाएंगे, और दोनों इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे के सब्जेक्ट्स में क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज फ्रेंच एंड डच हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ जो सेपरेट गवर्नमेंट बना है, यहाँ पे भी क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है ना, ये पॉइंट और इस पॉइंट को देखिएगा तो मैचिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा है, तो इन्होंने जो सेपरेट गवर्नमेंट ब्रुसेल्स में बनाया है वहां पे भी क्या दे दिया गया है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन। ठीक है ना, यानी कि प्रोविजन दिया गया है, जो भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है, ठीक है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनाई गई है, तो कोई भी वन लैंग्वेज है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे डच हो गया, फ्रेंच हो गया, उससे रिलेटेड जैसे कल्चरल, एजुकेशनल, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में भी ये चीजें दी गई हैं। ठीक है ना, कि आपका कोई लैंग्वेज है, आपका कोई कल्चर है जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी कम्युनिटी गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया, रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को क्या कर सकते हैं, आप सही कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेल्जियन मॉडल था जिससे सारी चीजें क्या हो गई, सही हो गई। और ये हुआ किस वजह से, देखिए जो चैप्टर का नाम है ना उसी के बेसिस पे हुआ, आपने पावर को शेयर किया। ठीक है ना,
आप पावर शेयर नहीं करते तो यहाँ पे भी सिविल वॉर और लंबे टाइम तक लड़ाइयाँ चलते ही रहती। आपने पावर शेयर किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो मेजोरिटी में है वो भी मान लीजिए 50% का पावर होल्ड कर रहा है, जो माइनॉरिटी में है वो भी 50% का पावर होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, और रियली में यही डेमोक्रेसी है। ठीक है ना, जब तक आप पावर शेयर नहीं करेंगे वो डेमोक्रेटिक कहलाती ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही बन रहा है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है ना, पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है। अब देखिए, पहले एक ड्राइंग में बना दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पे कोई है, वो मेजॉरिटी में है, ठीक है, और कोई माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी क्या है, वो अपने विल के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, सारी चीजों को बना रहा है, पॉलिसीज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इससे क्या होगा ना, जो माइनॉरिटी है वो तो दुखी होंगे ही कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें ना लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाती हैं एक डेमोक्रेसी में। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें नहीं चलती हैं कि आज आप मेजोरिटी में है, पावर में है, आप अपने विल के अकॉर्डिंग सारी अच्छी चीजें, सारी अच्छी पॉलिसीज अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए आप बना रहे हैं, माइनॉरिटी को आप देख नहीं रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए तो ये चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं होती है। शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो इनके जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग होंगे ना, अब उनके दिमाग में ही यही बोलते हैं ना, वो हीन भावना या नफरत, ये सारी चीजें रहेंगी कि हमें कुछ मिला ही नहीं है इस कंट्री में, तो वो कंट्री के खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है ना, और फिर ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा बना के कंट्री को हार्म करेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म में चीजें नहीं चल पाती है। ठीक है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। मान लीजिए ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, आपने इसको कोई पावर नहीं दिया है। ठीक है, 100% पावर आपने ही रखा है अपने पास, और एक ही कम्युनिटी पे, आप एक ही सोशल ग्रुप पे ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये बगावत करेंगे ही, अपोज करेंगे ही आपको। ठीक है, तो अगर आपने इसको भी 50% दे दिया, चलिए मान लीजिए आपने 60% रखा, इनको 40% दिया, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर भी अच्छे तरीके से चले, क्योंकि बार बार अगर आप इनको पावर नहीं देंगे, बार बार ये कुछ ना कुछ दंगा फसाद करेंगे, लड़ाइयां करेंगे, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको जलाएंगे, तो उससे होगा क्या कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो बार बार बिखरेगा, बार बार खराब होगा। जो होता है ना, नॉर्मल सिटीजन एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारी कंट्री है, सोमालिया वगैरह देख लीजिए, सूडान वगैरह को देख लीजिए, इसमें हमेशा वॉर चलते रहते हैं, और वो सब वन ऑफ द रीजन है पावर शेयरिंग के। ठीक है, और खासतौर पे या जैसे जिस कंट्रीज में मिलिट्री रूल करती है। ठीक है ना, कहने को तो जैसे पाकिस्तान की स्टोरीज आप क्लास 9th में पढ़ के ही हैं, कहने को तो एक पपेट रूलर बैठा दिया जाता है, लेकिन इनको जो ऑर्डर्स दे रहे होते हैं वो मिलिट्री के लोग होते हैं। तो वैसे जगह पे भी बार बार जब भी आप इनकी बात नहीं मानोगे मिलिट्री वालों की, फिर लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ना, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है क्योंकि पीपल ने आपको भेजा है। ठीक है ना, पीपल ने आपको इलेक्ट करके भेजा है, और पीपल 1 2 3 अलग अलग ग्रुप्स के हो सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हो सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं। और जब ये ग्रुप है, यानी बहुत सारे पीपल्स हैं, तो हो सकता है कोई नंबर्स में ज़्यादा हो, कोई कम हो, कोई मिड रेंज का हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यानी इसमें से भी, इन ग्रुप्स में से भी कोई मेजोरिटी कहलाएगा, कोई माइनॉरिटी कहलाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे, सिर्फ मेजोरिटी वाले के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, माइनॉरिटी वाले के लिए पॉलिसीज नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, तो अगले बार आप इलेक्ट भी नहीं होंगे। इसीलिए ये वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक रूल, अच्छा ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट की जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझाने के पर्पज से इसे भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। यानी आपके एक्सरसाइज के वजह से, मान लीजिए जिनको पावर्स आपने शेयर नहीं किए हैं, एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट, और आपके उन पॉलिसीज के वजह से कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, उसने बहुत इफेक्ट झेला है। ठीक है ना, तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, उन उन जो माइनॉरिटी है ना उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। ठीक है, पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड एंड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। यानी उनका ये राइट है, डेमोक्रेसी में ये बोला भी जाता है कि उनका ये राइट है कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेसी भी कहलाती है ये।
पीपल आपको बता रहे हैं कि हमें गवर्न कैसा होना है। अच्छा, एक और इसी पे एक लाइन होती है, जैसे पीपल ही क्या करते हैं, इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, ठीक है ना, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो क्या है, लॉज बनाते हैं या आपके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी पॉलिसीज को देख के ये भी समझ पाता है कि वहां के लोग कैसे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो यहाँ पे है वो ऐसे ऐसे पॉलिसीज बना रही है तो सिटीजन्स को के लिए बना रही है, सिटीजन्स उन चीजों को मान रहे हैं, यानी बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं पीपल का ये विल है, ये इच्छा है, ये डिजायर्स है, ठीक है ना, कि उन्हें ऐसे गवर्न किया जाए। तो कोई वर्ल्ड के कोई भी कंट्री है, कोई भी पर्सन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पॉलिसीज को देखते होंगे तो उससे भी समझ जाते हैं कि हम कैसे गवर्न होना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जबरदस्ती का तो सौदा है नहीं डेमोक्रेसी में, ठीक है ना, मोनार्की नहीं है ये, डेमोक्रेसी है, तो ये भी पता लगता है, ठीक है। इसीलिए पीपल के पास राइट है कि वो कैसे कंसल्टेड होंगे, ठीक है, और कैसे गवर्न होंगे। एक आपके बुक में दिया हुआ है प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। पावर शेयरिंग ब्रिंग बेटर आउटकम्स, यानी ये रिजल्ट ओरिएंटेड की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि अगर हम पावर शेयर करते हैं तो जो आउटकम्स होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है। और मोरल, मोरल आप समझते होंगे नैतिकता, मोरालिटी, ठीक है। तो पावर शेयरिंग क्या है, वैल्यूएबल चीजें हैं, वो होनी ही चाहिए, ठीक है। केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ लॉसेज एंड गेन, यानी कि ये क्या बोल रहा है, पहले तो बेटर आउटकम्स की बात हुई है, दूसरे में ये क्या बोल रहे हैं कि पूरा हमने कैलकुलेशन किया है कि मान लीजिए ए ग्रुप को मैंने 20% पावर दिया है, बी को दूंगा 30%, तो मुझे फायदा होगा कि घाटा होगा, यानी प्रॉपर कैलकुलेशन चल रहा है, उस हिसाब से पावर शेयरिंग हो रही है। और यहाँ पे बात क्या हो रही है, मोरालिटी की, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, पीपल के द्वारा ही हम इलेक्ट होके आए हैं और उसमें कोई कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी है तो उसको हमें कहीं ना कहीं पावर शेयर करना चाहिए, ठीक है। कटिंग बैक द कंफ्लिक्ट बिटवीन वेरियस कलेक्टिव ग्रुप्स, तो यानी कि कंफ्लिक्ट को जितना कोशिश किया जाए काटने की, ठीक है ना। ये जो ए और बी है, दो अगर कम्युनिटी हैं, ठीक है ना, एक को मान लीजिए 90% पावर मिला हुआ है, एक को 0%, तो कॉन्फ्लिक्ट जो जनरेट होगा ये जनरेट ना हो, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पावर को शेयर करना चाहिए। मान लीजिए 40% दे दिया मैंने, ठीक है। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड, ये मैंने अभी बताया है, ऑन हाउ दे शुड बी गवर्न। तो मोरालिटी यही कहती है कि जो डेमोक्रेसी है आपकी वो पीपल्स के ही द्वारा हुई है, तो ये राइट होता है उनका कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम में बहुत बार, अब जब से सीबीएसई बनी है किताब तो चेंज हुआ नहीं है, तो इसमें जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। देखते हैं फॉर्म्स, यानी पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है ना, यानी इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, उसको मैं बताऊंगा कैसे। लेजिस्लेचर आप जान रहे हैं, जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को, और जुडिशरी क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ठीक है ना, देखिए तीनों एक लेवल पे हैं, तीनों का लेवल क्या है, एक है, इसलिए हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। नन ऑफ द ऑर्गन्स एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, यानी तीनों एक बराबर हैं, तीनों एक लाइन में है, कोई अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे लेजिस्लेचर है, ठीक है, यहाँ एग्जीक्यूटिव है, और यहाँ पे जुडिशरी है, ठीक है। एक एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया है लीडर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आईएएस ऑफिसर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जज, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे लीडर्स ने एक लॉ पास करा लिया, ठीक है, कोई लॉ पास करा लिया है जो अनपॉपुलर है, सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि इस लॉ को या तो कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करने बोल सकते हैं, ठीक है, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अपने पावर्स का गलत तरीके से यूज नहीं कर सकती, एक तरीका हमने समझ लिया। फिर से जुडिशरी के ही सुप्रीमेसी को देखते हैं। एग्जीक्यूटिव है, अब इन्हें प्लान, जो भी लॉज बने हैं उसे एग्जीक्यूट करने कहा गया है, उसमें मान लीजिए उन्होंने कुछ करप्शन कर दिया और ये केस फिर आया जुडिशरी के पास, जुडिशरी क्या करेगा, जो भी पनिशमेंट देना है, प्रिजन देना है, वो सजा सुनाई जा सकती है जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट,
इन्होंने कुछ लॉज बना दिए हैं, अब इन्होंने बोला है कि आप क्या कीजिए, करप्शन कीजिए। जुडिशरी बोलेगा कि नहीं, सॉरी एग्जीक्यूटिव क्या बोलेगा, आईएएस ऑफिसर क्या बोलेगा, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा सर, आपने ये लॉ बनाया है, ये प्लान को एग्जीक्यूट करने का है, मैंने कर दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे नहीं फंसना है। तो अगर ये गलत करवाएंगे एग्जीक्यूटिव से तो ये फंसेंगे। अगर ये केस फिर जुडिशरी के पास जाएगा, यहाँ पाया जाएगा कि आईएएस ऑफिसर गलत नहीं है, जो आपके लीडर हैं वही गलत है, तो वो फंसेंगे, वो जेल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप देख लिए कि लेजिस्लेचर यहां से भी फंस सकता है। और आगे चलते हैं। अब जुडिशरी यानी जज के बारे में कुछ कंप्लेन आया है, कुछ उन्होंने गलत किया है, ठीक है ना। तो अब क्या हो सकता है, इनके रिमूवल का प्रोसीजर कहां चलेगा, लेजिस्लेचर में। यानी कि बहुत सारी जो हायर पोस्ट होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव में भी दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं परमानेंट और एक को कहते हैं टेम्पररी। टेम्पररी में आपके यही आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, क्योंकि ये हमेशा रहेंगे, 5 साल के बाद गवर्नमेंट चली भी जाएगी तभी ये रहेंगे वहीं पे। इसमें कौन होते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे लोग, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, टेम्पररी में मतलब ये हो जाएंगे, ठीक है ना, बस लिखा उल्टा है, मैंने आपको समझा दिया। परमानेंट में आईएएस हो गए क्योंकि ये हमेशा रहेंगे। टेम्पररी में जैसे मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये 5 ही साल के लिए रहेंगे, उसके बाद तो ये चले जाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी लिख दे रहा हूँ, यानी इन सबको भी, ऐसा नहीं है कि आप किसी ऑफिस पे बैठ गए हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गए हैं, इन सभी का रिमूवल का प्रोसेस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको भी रिमूव किया जा सकता है। देखिए प्रेसिडेंट के सेंस में हम क्या लिखते हैं, इम्पीचमेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोसेस हमने अमेरिका से उठाया है, तो अमेरिका में इम्पीचमेंट बोला जाता है। तो हम आपको इम्पीच भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, यानी जुडिशरी भी सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव है ना लेजिस्लेचर है, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चेक और बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस इस तरीके से कर रहे हैं कि कोई पावर को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करेगा, और एक्सरसाइज अगर कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको रोकने का जरिया है चेक। जैसे आपने वो चेस वगैरह खेला होगा तो जानते ही होंगे, चेकमेट, तो चेकमेट किया जा सकता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब ये क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट है, ठीक है। सो इसमें क्या है, हायर टू लोअर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इनको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत और म्यूनसिपैलिटी हो गई। याद रखिएगा, वही श्रीलंका में ये चीजें नहीं की गई। अगर ये पावर शेयर कर दिया जाता, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बना दिया जाता, तो ऐसी प्रॉब्लम एराइज नहीं होती, सिविल वॉर का सिचुएशन नहीं आता, ठीक है। पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है ना। और इसका एक प्रॉपर एग्जांपल है, देखिए, यानी आपको पावर शेयर करना है कहाँ, सोशल ग्रुप्स में भी आप पावर शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिलीजियस हो गया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो गया, ठीक है ना। जैसे बेल्जियम ने एक अच्छा एग्जांपल दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का। अब उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था, किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसे बढ़ाना है, फॉस्टर करना है, तो वहां पे वो डिसीजन लिए जाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है तो वो डिसीजन वहां लिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ मॉडल हम भी बना सकते हैं, ऐसे हमारे कंट्री में भी है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, वुमेन्स के लिए, SC STs के लिए, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, ठीक है ना, कि उस जगह से वही पर्सन खड़ा होगा, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो सके, वो अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कर सके। मान लीजिए स्केड्यूल कास्ट है, स्केड्यूल ट्राइब है, अब उनसे रिलेटेड कुछ मान लीजिए सोसाइटी में गलत हो रहा है, तो वो प्रॉपर वहां पे लॉज फॉर्म कर सकते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ही पहले देख लीजिए, ऑपोजिशन है ना, ऑपोजिशन वाले रहते हैं। अगर आप कुछ भी बना रहे हैं, देखो चीजें ऐसे ही चलती हैं, ऑपोजिशन का काम ही है अपोज करना, कमियां ढूंढना। जैसे मान लीजिए कोई रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई लॉ बनाया है जो वही अगेन अनपॉपुलर है, सही नहीं है, ऑपोजिशन क्या करेगी, अपोज करेगी। अब जो जनता है, सिटीजन है ना, बहुत सारे नॉलेजेबल इंटेलेक्ट लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, एवरेज पर्सन है, अब जो भी ये अपोज कर रहे हैं, अब सिटीजन सोचना शुरू करेगा कि सच में ये लॉ सही है या गलत है। अगर गलत है और तब भी ये मेजॉरिटी से उस लॉ को पास करा दे रहे हैं, तो वो तो लागू हो जाएगा हमारे कंट्री में। बट
अगले 5 साल के बाद क्या है ना, तुम गवर्नमेंट में नहीं आ पाओगे। इसीलिए ऑपोजिशन, अच्छा जैसे ही ऑपोजिशन अपोज कर रही है गलत को लेके, तो क्या होता है, उनका सिटीजन के सामने थोड़ा वो भी बढ़ता है कि हाँ भाई ये जो पार्टी है ये अच्छा काम कर रही है, गलत के खिलाफ बोल रही है, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक तो एग्जांपल यही हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम, रूलिंग गवर्नमेंट पे चेक्स बना सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा क्या हो सकता है, प्रेशर ग्रुप्स। ऐसे ये आपको थर्ड या आई थिंक फोर्थ चैप्टर में प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ना ही है। बहुत तरीके के प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट अगेन वही पॉलिसी कुछ बनाती है ना, तो ये प्रेशर इंप्लाई करते हैं गवर्नमेंट पे, रूलिंग गवर्नमेंट पे, ठीक है ना, कि आप या तो मॉडिफिकेशन कीजिए, चेंज कीजिए, सिटीजन्स के हक में नहीं है, ठीक है। फिर वही न्यूज चैनल वगैरह में मूवमेंट करना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि इन सभी चीजों का राइट दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप मूवमेंट करें, राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया है आपको, लेकिन हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू प्रोटेस्ट लिखा हुआ है वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा आप, एक और मैं इसमें अच्छी चीज बता दे रहा हूं, देखिए पुलिस डंडा मारती क्यों है, पुलिस डंडा मार ही इस बेसिस पे रही है ना, क्योंकि आप क्या करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस पे या जो नॉर्मल चीजें जो चल रही हैं, जैसे रोड्स को ब्लॉक कर दिया आपने, तो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है जो आ जा रही है, किसी का ऑफिस लेट हो सकता है, इस वजह से पुलिस आपको डंडा मारती है। आप अगर ऐसा प्लेस ढूंढें जहां पे ज्यादा कोई रोड्स वगैरह आसपास से ना जा रही हो, जैसे पार्क्स होते हैं, तो वहां पे जाके आप आराम से बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुल तरीके से। हाँ आप अपने डंडा, अगर आप कोई डंडा लेके गए हैं वो तोड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां के या गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूट है उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते, उसके वजह से डंडा मारा जाता है, ठीक है ना। तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिला हुआ है, अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है आप प्रोटेस्ट करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो भी आपको मिला हुआ है, आपको जो बात रखनी है वो सही तरीके से, जैसे बहुत लोग यही गलती करते हैं, आप को एक्सप्रेशन देने कहा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप क्या करते हैं, आप अब्यूज कर देते हैं। अच्छा देखिए अब्यूज में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अब्यूज जो कर रहे हैं वो किसी पोस्ट को, जैसे मान लीजिए आप पीएम के बारे में कुछ बोलते हैं, तो ठीक है वो एक पर्सन है, लेकिन आप उस पोस्ट को अब्यूज कर रहे हो जो कि गलत है, ठीक है ना। तो ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। किसी भी चीजों के बारे में आपको देखना है तो उनकी पॉलिसी देखिए, उनके प्रोस कॉन्स को देखिए, प्रोज और कॉन्स को देखिए और वो बताइए कि आपके पॉलिसी में ये चीजें हैं, ये चीजें गलत हैं और ये पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं होनी चाहिए, सिटीजन्स के लिए सही नहीं है। आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। एग्रेशन शो करने की जरूरत है ही नहीं, एग्रेसिव आप होइएगा फिर गवर्नमेंट एग्रेसिव होगी फिर डंडा पड़ेगा, ठीक है। तो सही वे में अगर बात रखी जाए तो गवर्नमेंट तक पहुंचती है और गवर्नमेंट फिर एक्शन भी लेती है, ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर द एंड हुआ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, या मान लीजिए आपके नॉर्मल जो मतलब स्कूल्स वगैरह में भी एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हाउ इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स दैट हैव कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग, अभी हमने पढ़ा है। ब्रिंग आउट एनी टू शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका democracies. Third, explain the three ways by which Belgium has accommodated the existing regional differences and cultural diversities. So, अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे भी भेज सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अपने कॉपीज में लिखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द एंड हुआ। कोई डाउट वगैरह है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और अगर कोई क्वेरी है आपको स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे पर्सनल आईडी पे भी, वो भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एग्जामिनेशन टाइम है, आपके स्कूल्स वगैरह में एग्जाम्स वगैरह चल रहे होंगे, मिड टर्म वगैरह, या कुछ स्कूल में हाफ ईयरली बोलते हैं, तो अपने दोस्तों को भी भेजिए कि वो भी कुछ पढ़ सकें, ठीक है ना, उन्हें भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।